Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर थर्ड कंपनी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ सेक्शंस भी बताए जाएंगे और कंपनी एक्ट में उसका क्या प्रोविज़न है और उसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार हम बता देते हैं कि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बताएंगे, आईपीओ बताया जाएगा, स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बताएंगे। इसके साथ कर्मचारियों के लिए कौन सी निजी व्यवस्था होती है कि उनको शेयर इशू किए जाते हैं और इसके साथ साथ अधिकार अंश क्या होते हैं, मतलब कि राइट इशू क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लें, जब कोई 100 रुपये वाला शेयर 120 रुपये पर इशू किया जाता है या 100 रुपये वाला शेयर 110 रुपये पर, यानी कि अंश के अंकित मूल्य से यदि अधिक पर शेयर को जारी किया जाता है तो उसको हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम का डिक्शनरी मीनिंग एक्स्ट्रा होता है। तो हम 100 रुपये वाले शेयर की पार वैल्यू के बदले 120 रुपये वसूलते हैं या 100 रुपये को 105 या 110 रुपये में जब हम सेल करते हैं तो इस तरह के शेयर के इशू को हम शेयर इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। और शेयर को क्या हम प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, किस सेक्शन में सिक्योरिटी को या शेयर को प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, तो याद रखिए कंपनीज़ एक्ट 2013 में सेक्शन 52 में ये परमिशन है कि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है। तो शेयर को प्रीमियम पर इशू करते समय जो प्रीमियम जनरेट होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये कंपनी की क्या है, एक एक्स्ट्रा इनकम है। और इस पर्टिकुलर इनकम के बारे में हम आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर इनकम को क्या कहा जाता है। तो ये कौन सी इनकम होगी, इनकम भी दो तरह की होती हैं, एक कैपिटल इनकम होती है और एक आपकी रेवेन्यू इनकम होती है। तो याद रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एक आपकी कैपिटल इनकम है, ये आपकी एक क्या है, कैपिटल इनकम है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपकी एक पूंजीगत आय है, ये आपकी आयगत आय नहीं है बल्कि ये एक पूंजीगत आय है। और इसको किस सेक्शन में लिखा गया है, किस सेक्शन में इसको कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है, तो सेक्शन 52 में एक्सप्लेन किया गया है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके संबंध में हम बता देते हैं कि जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है, तो बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी में लिखते हैं। और लायबिलिटी में भी किस हेड में लिखा जाता है, तो लायबिलिटी में इसको रिज़र्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है, दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक में लिखा जाता है। तो इस बात को आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, तो आपका आंसर होगा कि लायबिलिटी के रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं, मतलब कि दायित्व पक्ष के संचय एवं आधिक्य वाले हेड में इसको लिखा जाता है और जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या होता है, किस प्रकार की इनकम है। तो ये एक कैपिटल इनकम है और इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है। और 100 रुपये वाला शेयर जब 120 या 110 पर, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट हमको पे करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। अब इसके बाद आगे समझ लेते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीपीएस का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, तो पीपीएस का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता है। तो पीपीएस, अब ये पीपीएस क्या होता है, पीपीएस की व्यवस्था किस में की गई है, तो पीपीएस की व्यवस्था सेक्शन 52 में की गई है कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को, कुछ सेलेक्टेड पर्सन को कंपनी अगर चाहे तो आईपीओ ना करके, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर ना करके पीपीएस कर सकती है। तो पीपीएस करने का मतलब ये होगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होगा। कंपनी अगर चाहे तो कुछ सिलेक्टेड पर्सन को, कुछ सिलेक्टेड पर्सन के ग्रुप को
पीपीएस कर सकती है, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कर सकती है। तो कंपनी के पास दो व्यवस्थाएं होती हैं शेयर इशू करने के लिए, और वो दो व्यवस्थाएं, दो प्रोविज़न क्या होते हैं, या तो वो उसका आईपीओ करे मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफ़र करे, या उसका पीपीएस करे मतलब इसका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करे। तो दो प्रकार से शेयर को इनिशियली क्या किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। उसकी दो ही मेथड होती हैं। अब एक मेथड आपकी क्या होती है, पब्लिकली होती है, तो इसको हम लिख देते हैं ये पब्लिक होती है, यानी पब्लिक इशू होता है। और ये इशू आपका क्या होता है, ये इशू आपका प्राइवेट होता है। तो आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइवेट इशू क्या होता है तो पीपीएस प्राइवेट इशू है, और अगर आपसे पूछा जाए आईपीओ क्या है तो ये आपका पब्लिक इशू है। हिंदी में इसको हम आईपीओ को सार्वजनिक निर्गमन कहते हैं। आईपीओ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वजनिक निर्गमन कहते हैं, जबकि पीपीएस को क्या कहा जाता है, निजी निर्गमन कहा जाता है। तो अंशों का निर्गमन जब शुरुआती दौर में होगा, तो शुरुआत में जब बिल्कुल फ्रेश शेयर मार्केट में इशू किए जाएंगे तो आईपीओ में पब्लिक ऑफ़र हम कर सकते हैं। आईपीओ के थ्रू पब्लिक ऑफ़र होगा, मतलब सार्वजनिक रूप से कोई भी शेयर को खरीद सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से शेयर इशू ना किए जाएं, प्राइवेट तौर पर उनकी व्यवस्था कर दी जाए और कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ सिलेक्टेड पर्सन को या उनके ग्रुप को शेयर इशू कर दिए जाएं, तो उसको हम पीपीएस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर है। और आईपीओ का भी फुल फॉर्म आप याद रखिए, इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं। अब हम अपने लेक्चर में देख लेते हैं कि अगला टॉपिक आपका क्या है। तो अगला टॉपिक आपका क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका स्वेट इक्विटी शेयर है। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, और स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में आप समझ लें। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर करती है, तो बट्टे का निर्गमन कुछ चुनिंदा लोगों को कर सकती है। इसके लिए कंपनी में जो व्यवस्था है वो सेक्शन 54 में है। तो याद रखिए, सेक्शन 52 किससे रिलेटेड था, प्रीमियम से रिलेटेड था। सेक्शन 53 किससे रिलेटेड है, ये आपके डिस्काउंट से रिलेटेड है कि किसी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। इस बात पर पाबंदी लगाने वाला सेक्शन कौन सा है, 53 है। 53 सेक्शन कहता है कि कोई भी शेयर को डिस्काउंट पर ऑफ़र नहीं किया जा सकता, डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। मतलब बट्टे पर निर्गमन अब टोटली एंड हो गया है। नए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के आधार पर, यानी 53 सेक्शन कहता है कि डिस्काउंट पर शेयर को अब इशू नहीं किया जा सकता। लेकिन सेक्शन 54 कुछ शर्तों के साथ बट्टे पर इशू के लिए क्या करता है, डिस्काउंट पर इशू के लिए परमिट करता है। तो डिस्काउंट पर पाबंदी लगाने वाली धारा 53 है, जबकि डिस्काउंट को परमिट करने वाली सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर के लिए है, मतलब कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, उन कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को, यानी एम्प्लॉय और अथॉरिटी को अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये कौन सा सेक्शन कहता है, 54 कहता है। लेकिन ये शेयर किसको इशू होना चाहिए, ये शेयर सिर्फ इशू होना चाहिए, सिर्फ किसको इशू होना चाहिए, ये शेयर सिर्फ कंपनी के अंशधारियों को, ये कंपनी के सिर्फ कर्मचारियों को या कंपनी की अथॉरिटी जिसको हम कहें, मतलब कंपनी के अधिकारियों को ये शेयर इशू हो सकते हैं। और ऐसा जब इशू होगा तो मैक्सिमम कितने % हो सकता है, तो स्वेट इक्विटी शेयर का परसेंट सिर्फ टोटल शेयर में कितना हो सकता है, 5%। यानी टोटल कंपनी ने जितने भी शेयर इशू कर रखे हैं उस टोटल इशू का 5% ही स्वेट इक्विटी शेयर दिया जा सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर से 5% हो सकता है, तो इसको आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और स्वेट शेयर किसको जारी किए जा सकते हैं, तो कंपनी की अथॉरिटी को, कंपनी के डायरेक्टर को और कंपनी के एम्प्लॉय को इशू किए जा सकते हैं। और कौन से सेक्शन में ये डिस्काउंट अलाउ है, तो 54 में डिस्काउंट अलाउ है। और किन शेयर पे अलाउ है, तो ये स्वेट इक्विटी शेयर को। अब ये स्वेट का मीनिंग क्या होता है, स्वेट वर्ड जो है वो स्वेटिंग से बना है। स्वेट वर्ड पर्टिकुलर आपका किससे बना है, स्वेटिंग से बना है। और स्वेटिंग या स्वेट का मतलब पसीना होता है। तो कंपनी के लिए खून पसीना कौन एक करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के अथॉरिटी करते हैं। इसलिए उनको उनकी मेहनत के बदले में कुछ शेयर में हिस्सा दे दिया जाता है, और ये हिस्सा अधिकतम 5% हो सकता है, मैक्सिमम 5%। और इस 5% में
उन्हें डिस्काउंट पर शेयर मिल जाएंगे, जबकि जनरली डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जा सकते पब्लिक में, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी की अथॉरिटी को इंटरनल अरेंजमेंट के थ्रू डिस्काउंट पर शेयर अरेंज किए जा सकते हैं और इसके लिए सेक्शन 54 है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम अब आपको बताने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है ESOP का फुल फॉर्म क्या है। तो ESOP का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कर्मचारियों, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के जो संचालक हैं और पदाधिकारी हैं जिनके बारे में हमने आपसे बात की, इनको एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंशों को खरीदने का अधिकार दिया जाता है। मतलब कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी की अथॉरिटी और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको एक निश्चित मूल्य पर कंपनी के शेयर भविष्य में खरीदने के लिए ऑफ़र दिया जाएगा और वो लोग चाहें तो कंपनी के शेयर को खरीद लें। तो इनको इस प्रकार का ऑफ़र देना क्या कहलाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहलाता है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इनको इस बात का प्रेफरेंस दिया जाता है कि ये इतने शेयर जो हैं वो एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर, मतलब प्री डिटरमाइंड वैल्यू पर ये लोग अपने शेयर को खरीद सकते हैं और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। तो कंपनी में हिस्सेदारी देने के लिए, उनमें भागीदारी की भावना जागृत करने के लिए भी ESOP को तहत शेयर कंपनी के एम्प्लॉय को, अथॉरिटी को और कंपनी के डायरेक्टर को इशू किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं आगे राइट इशू क्या होता है। तो कंपनी में राइट इशू का क्या महत्व है और अधिकार निर्गमन किसे कहते हैं। तो याद रखिए, राइट इशू का मतलब ये होता है, राइट इशू का जो सेक्शन है वो 62 है। कंपनी अधिनियम 2013 में 62 में कंपनी के राइट इशू की व्यवस्था है। जैसे कंपनी के पास दो प्रकार के शेयर होते हैं, कुछ शेयर इशूड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनइशूड होते हैं। मतलब पब्लिक में जिनको इशू कर दिया गया है, पब्लिक में जिनको इशू कर दिया गया है उसको हम क्या कहेंगे, तो पब्लिक में जिनको इशू कर दिया गया है उनको हम इशूड शेयर कहेंगे और जिनको अभी इशू नहीं किया गया है उनको हम क्या कहेंगे, अनइशूड शेयर कहेंगे। तो कंपनी के इशूड शेयर्स को और कंपनी के अनइशूड शेयर्स को सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो कंपनी के पास दो प्रकार के शेयर होते हैं, जैसा हम आपको बता रहे थे। पहले शेयर हो जाते हैं इशूड शेयर्स होते हैं और दूसरे अनइशूड शेयर्स होते हैं। तो कंपनी जब इशूड शेयर्स मतलब ये होगा जिन शेयर होल्डर को ये शेयर इशू कर दिए गए हैं उन्हीं को कंपनी ऑफ़र करती है कि आप इन अनइशूड शेयर्स को क्या कर लें, परचेस कर लें। तो परचेस के ऐसे ऑफ़र को हम क्या कहते हैं, परचेस के हम ऐसे ऑफ़र को अधिकार निर्गमन कहते हैं, मतलब राइट इशू कहते हैं। राइट इशू का मतलब ये है कि जिन लोगों को ये शेयर इशू किए गए हैं उनको इस बात के लिए ऑफ़र करना कि आप ही लोग हमारे कंपनी के आगे इशू होने वाले शेयर को ख़रीद लें। तो उनको परचेस करने का ऑफ़र देना और परचेस करने के ऑफ़र के साथ उनके इंटरेस्ट को सुरक्षित कर लेना कि आप ही को हम आगे जब भी शेयर इशू होंगे नए अंशों में शेयर में आपकी भागीदारी होगी, मतलब आप उन शेयर को खरीद सकते हैं। पहली प्राथमिकता हम आपको दे रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी जब किसी को दी जाती है शेयर खरीदने के लिए तो उनको राइट इशू कहा जाता है। राइट मतलब किस बात का राइट है कि जो नया इशू हुआ है, फ्रेश इशू हुआ है, उस इशू में से आप शेयर सबसे पहले खरीद सकते हैं। आपको पहले शेयर खरीदने की क्या है, परमिशन है। आपको पहले शेयर खरीदने का क्या है, ऑफ़र दिया जाता है और आप सबसे पहले इस शेयर को खरीद सकते हैं। बाद में हम शेयर किसी और को देंगे। तो जब हमारे वर्तमान अंशधारी जो हैं, जो पहले से कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया है, उन्हीं वर्तमान अंशधारियों को आगे होने वाले नए निर्गमन में हिस्सेदारी तय करना राइट इशू कहलाता है, अधिकार अंश कहलाता है। तो इस बात को ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब वर्तमान अंशधारियों को भविष्य में नए अंश खरीदने का अधिकार दिया जाता है तो उसको राइट इशू ऑफ शेयर कहते हैं, मतलब उसको अधिकार निर्गमन कहते हैं।
आगे जो नए निर्गमित अंश हो रहे हैं उनमें अंश खरीदने का अधिकार राइट इशू कहलाता है या उसको हम अधिकार निर्गमन कहते हैं। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट आपको समझाई गई है वो समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देते हैं। जैसा हमने आपको भी बताया था कि जब भी शेयर इशू होते हैं तो शेयर इशू दो तरीके से हो सकते हैं। जो फ्रेश इशू होता है, जिसको हम फ्रेश इशू कहें, तो जो फ्रेश इशू होता है वो दो तरीके से होता है। आईपीओ के थ्रू होता है या तो हम इसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। तो आईपीओ अभी हमने आपको बताया इनिशियल पब्लिक ऑफ़र को कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र मतलब ये पब्लिकली होता है और ये पब्लिक में कोई भी शेयर को खरीद सकता है, यानी सार्वजनिक जब क्या होगा, निर्गमन होगा तो आईपीओ कहेंगे। और जब पीपीएस होगा मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता है तो कुछ चुनिंदा लोगों को क्या कर दिया जाता है, ये इशू कर दिया जाता है या चुनिंदा लोगों के ग्रुप को ये शेयर दे दिए जाते हैं। तो ये फ्रेश इशू होता है। तो याद रखिए ये आईपीओ किसका पार्ट है, वो अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि आईपीओ किस मार्केट का हिस्सा है। क्या ये मनी मार्केट का है कि ये कैपिटल मार्केट का है। तो आइए हम वो भी समझ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपका फाइनेंशियल मार्केट दो भागों में विभाजित होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक का नाम कैपिटल मार्केट है, दूसरे का नाम मनी मार्केट है। तो हम आपको अभी सिर्फ कैपिटल मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट में दो तरह का मार्केट होता है। एक मार्केट का नाम प्राइमरी मार्केट है, एक मार्केट का नाम प्राइमरी मार्केट है और दूसरे का नाम सेकेंडरी मार्केट है। तो अब हम आपको आईपीओ के बारे में बताना चाहते हैं कि सेकेंडरी मार्केट आपका पर्टिकुलर क्या होता है और आपका प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट को हम आईपीओ कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ होता है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता है और इसी में आपका क्या होता है, पीपीएस होता है यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होते हैं। दोनों आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर जो फ्रेश इशू में होता है उसके प्राइमरी मार्केट, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, मतलब प्राथमिक बाजार कहते हैं। मतलब शेयर सबसे पहले जब बेचे जाते हैं और जब हम डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदते हैं तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जब आप या हम शेयर मार्केट में नए शेयर में पैसा लगाते हैं तो हम प्राइमरी मार्केट में या तो आईपीओ के थ्रू लगाते हैं या पीपीएस के थ्रू लगाते हैं। लेकिन यदि हम स्टॉक एक्सचेंज से एक सिक्योरिटी जो पहले बेची गई है, खरीदी गई है और उसमें हम दोबारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक खरीदे हुए शेयर का शेयर होल्डर किसी और को वो शेयर बेचता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है। और सेकेंडरी मार्केट का जो मैकेनिज़्म वर्क करता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज में करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज जिसको हम स्कंद विनिमय कहते हैं या स्कंद विपणी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस आपने नाम सुना होगा। तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो कंट्रोल करता है वो किसको करता है, सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटी दूसरी बार, तीसरी बार और जितने बार बिकेंगी हर बार यहाँ से खरीदी और बेची जाएंगी। लेकिन जब फ्रेश सिक्योरिटी होती हैं तो वो कहाँ खरीदी बेची जाती हैं, वो प्राइमरी मार्केट में बेची जाती हैं। और प्राइमरी मार्केट आपका किससे रिलेटेड है, आईपीओ और पीपीएस से रिलेटेड है। तो आप याद रखिए कि जब सिक्योरिटी पहली बार बेची जाएगी, फ्रेश इशू होगा तो कहाँ होगा, फ्रेश इशू होगा तो प्राइमरी मार्केट में होगा। और अगर दूसरे बार शेयर बेचे जाएंगे, तीसरे बार बेचे जाएंगे और बार बार बेचे जाएंगे तो सेकेंडरी मार्केट में बेचे जाएंगे। और आपका कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म मार्केट है, इसको आप याद रखिए। तो कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म मार्केट होता है जबकि मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। हिंदी में हम इसको पूंजी बाजार कहेंगे। ये पूंजी बाजार है और पूंजी बाजार में नए निर्गमित अंश का किसके थ्रू होते हैं, आईपीओ या पीपीएस के थ्रू होते हैं। और शेयर जब पुराने हो जाते हैं, एक बार बिक जाते हैं, फिर वो बार बार बिकेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में बिकेंगे। यानी हम सेकेंडरी मार्केट में अंशधारी से अंश खरीदते हैं, शेयर होल्डर से शेयर खरीदते हैं, जबकि प्राइमरी मार्केट में हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। तो याद रखिए आईपीओ और पीपीएस जब होता है तो वो डायरेक्ट कंपनी से होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो किससे करते हैं, शेयर होल्डर से करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैक्चुअल वीडियो हम लेकर आए। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें। बहुत ही मेहनत से आपके लिए हम ये वीडियो लेकर आते हैं तो निश्चित आप
जो है वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे साथ वीडियो में हमेशा जुड़े रहें। ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर हम आप तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।